हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। एक बार कंफर्म करिएगा आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। एक बार सारे लोग आ जाए, उसके बाद मैं 1 मिनट बाद सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो लास्ट वाला सभी लोग रिवाइज करके आए। लास्ट में जो भी हमने पढ़ा था, आपको पता है कि लास्ट में हम कितना पढ़ चुके थे। और 2 सेशंस और लगेंगे मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कराने के बाद। उसके बाद अपन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, जितना पढ़ा रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, चलेगा। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट में हमने सेशन जो छोड़ा था, हमने यहां तक कर लिया था कि हमारे पास गदर पार्टी के बारे में पढ़ लिया था। आपको नाम पता होंगे, सारे नाम आपको याद होना चाहिए कंप्लीटली अच्छे तरीके से। बार बार पढ़िएगा। आप, मैं बोल रहा हूं ना, याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस बार बार पढ़िएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि ये चीजें कब आपकी याद हो चुकी हैं। आपको गदर पार्टी, लाला हरदयाल, जो कि आपने सनी देओल बोला था, बिल्कुल सही बात है। ओके, उन्होंने फॉर्म किया था। उसके बाद अपन ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल यहां पे स्थापना की थी तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आपके पास स्टार्ट की थी। ओके, और भी आपके पास ये पूना में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे एनी बेसेंट भी थे, आपके पास सुब्रमण्यम अय्यर साहब भी थे। ओके, तो यहाँ पे इनकी डिमांड क्या थी, हमारी डिमांड क्या थी कि हमारे को चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, हमारे को चाहिए, हमारी क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड है अंग्रेजों से। ये बातें हमने लास्ट वाले सेशन में अच्छे तरीके से कंप्लीट की थी। और वहां पे बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन भी दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसका हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कि वो बोलते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बोली थी और इस स्लोगन आप लोगों को याद रखना है। इतना आपने लास्ट वाले सेशंस में देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो जरूर आप उसको वॉच करके जरूर देख लीजिएगा। चलेगा, आज हम बात करेंगे प्रॉपरली गांधी इरा की। अब आपके पास गांधी जी की एंट्री होने वाली है इंडिया के अंदर, क्योंकि गांधी जी एक एडवोकेट थे। वो साउथ अफ्रीका से अब उनकी इंडिया के अंदर एंट्री होने वाली है। 1915 के अंदर आपके पास गांधी जी इंडिया में आते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं लखनऊ पैक्ट। ओके, लखनऊ पैक्ट 1916 की बात करते हैं। ओके, अब यहां से प्रत्येक टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ओके, लखनऊ पैक्ट कब स्टार्ट हुआ, ये सन आपको याद होना चाहिए। आपके पास इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में आपसे पूछता है। और क्वेश्चंस आपसे बोला है, आप लगाते रहिएगा। आपसे जितना पढ़ लिया है वहां तक आपके सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक लूसेंट की बुक नहीं मंगाई है, मंगा लीजिए मेरे भाइयों। 3 से 4 बार आपको उसको लगा देना है एसएससी एग्जाम से पहले। मैं बोल रहा हूं ना, डेफिनेटली उस बुक से बाहर कुछ आएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चंस। ओके, चलेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहां पे लखनऊ पैक्ट की, कि सर हमारे पास लखनऊ पैक्ट क्या है। लखनऊ पैक्ट के सबसे पहले तो यहां पे इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे पास, ये जो आपको दिख रहे हैं, अंबिका चरण मुजमदार। ओके, आदमी थे, आपको लड़की सा नाम दिख रहा होगा, लड़की नहीं थी, अंबिका चरण मुजुमदार। ओके, ये इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ओके, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो लखनऊ पैक्ट था वो स्टार्ट कहां पे हुआ था। ओके, लखनऊ में स्टार्ट हुआ था, लखनऊ के अंदर ये सेशंस हुआ था। ये बात आपको याद होना चाहिए। इसका एम क्या था, हमारे पास एम पूछता है कि लखनऊ पैक्ट 1916 में लाने का इसका पैक्ट क्या था। इसका फैक्ट था हमारे पास डोमिनेंट स्टेटस। हमको क्या चाहिए था, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए था अंग्रेजों से। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर व्हाट इज अ डोमिनेंट स्टेटस। ये डोमिनेंट स्टेटस क्या है सुनिएगा। डोमिनेंट स्टेटस ये है कि हमारे पास अंग्रेजों से हमको कुछ अधिकार चाहिए थे। हाँ, इंडिया वालों ने बोला कि हमारे जो लीडर थे उन्होंने बोला कि हमको पॉलिटी में कुछ जगह दीजिएगा, हम देश विदेश के जो भी चीजें हो रही हैं उनको देख पाए, हमको अच्छा पद दीजिएगा, हमारे देश को गवर्न हम कर पाए, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन पर राज हम कर पाए। भले हम आपके अंडर में करें लेकिन हमको सेल्फ गवर्नमेंट दीजिएगा, हम यहां पे उन पर राज कर पाए। ओके, हम इन्हें संभाल पाए। रेवेन्यू का जो भी पैसे का मामला है वो आप संभालिए, लेकिन हमारे को जनता की बातें सुनना है। जनता क्या चाहती है, क्या डिमांड करती है, वो चीजें हम उनकी फुलफिल कर पाए। भले पैसे की बात है तो पैसा आप अपने पास रखिएगा। ये था डोमिनेंट स्टेटस। तो हमारे पास लखनऊ पैक्ट जो था उसका एम क्या था, डोमिनेंट स्टेटस, कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट दे दीजिएगा, हमको राज करने दीजिएगा। यहां पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख रखा है कि डोमिनेंट स्टेटस क्या है। डोमिनेंट स्टेटस का तात्पर्य जो लिखा हुआ है हिंदी में,
तात्पर्य है कि एक राज्य में आंतरिक मामलों जैसे विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायपालिका कार्य, आंतरिक प्रशासन का संचालन, सैनिकों मामले, विदेशों मामले जैसे विदेश नीति का निर्धारण के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र हो, लेकिन देश का मुख्य जिसे राजाध्यक्ष कहा जाता है वो नाम मात्र के रूप से ही सही लेकिन औपनिवेशिक शक्ति का मुखिया और सम्राट हो। भले उसके पास पूरा राज नहीं हो, उसका मतलब क्या है, भले हमारे पास आप पूरा देश का, ऐसा नहीं कि पूरा राज हमको दे दीजिएगा, देश का प्रेसिडेंट हमको बना दीजिएगा, हम प्रेसिडेंट बनने की बात नहीं कर रहे, हम तो भाई साहब एमएलए बनने की बात कर रहे हैं। ओके, हम तो हमारे पास जो एमएलए होता है, हमारे पास जैसे अभी चीफ मिनिस्टर होता है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हमारे को जैसे राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है तो वहां का चीफ मिनिस्टर बना दीजिए कि उस स्टेट को हम संभाल पाए, उनकी क्या डिमांड है, रिवेन्यू को जो भी देखना है वो आप लोग देखिएगा, हमको नहीं देखना, आप देखिएगा, लेकिन हमको कुछ तो दे दिए, कुछ तो अधिकार दीजिएगा मेरे को। यह है डोमिनेंट स्टेटस की मांग। तो यहां पे 1916 के अंदर डोमिनेंट स्टेटस मांगा यहां पे, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने पहले भी जहां पे जितने देशों पे उन्होंने राज किया था वहां पे भी उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस दिया था कि यहां पे तुम राज करो और आपके ऊपर हम पावरफुल हैं। जैसे कि उन्होंने कनाडा के अंदर दिया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिया था, न्यूजीलैंड के अंदर दिया था, इतनी जगह पे इन्होंने राज किया है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था, सब जगह पे उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस दिया था। तो इंडिया में भी वही बात चल रही है कि हमको भी डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिएगा। अब देखिएगा, डोमिनेंट स्टेटस की हमको पता चल गया कि लखनऊ पैक्ट से हमारे को क्या चाहिए सर, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मुजमदार, जो कि यहां पे ये सेशन हमारा लखनऊ में हो रहा था, नाम ही लखनऊ में, तो लखनऊ में हो रहा था। कब हो रहा था, 1916 के अंदर हो रहा था। बात समझ में आ गया। अब देखना, आपको पता है कि यहां पे 1909 के अंदर आपको लास्ट वाला सेशन पता होगा, जहां पे आपको पता है कि वहां पे मुस्लिम लीग भी बन चुका था। ओके, अब वहां पर अपनी कम्युनिटी के लिए उनको चीजें दे दी गई थी 1909 के अंदर। तो मुस्लिम लीग हो चुका है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चुकी है। तो यहां पे क्या होगा, 1916 के अंदर मुस्लिम लीग और आपके पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दोनों एक साथ आ जाएगी, और दोनों की डिमांड होगी कि हमको चाहिए डोमिनेंट स्टेटस, हमारे देश पे हम ही राज करेंगे, भले हमारे ऊपर आप रहो, इंग्लैंड का जो राजा है वो हमारे ऊपर रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे देश पे राज हम ही करेंगे। ये था डोमिनेंट स्टेटस। बात समझ में आया। तो यहां पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस लीग दोनों साथ में क्या डिमांड कर रही है, डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड कर रही है। ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बताऊं, जो मुस्लिम लीग थी, तो यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने यहां पे बोल रखा है कि दिस पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज साइन फॉलो अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड तुर्की विच लेड टू एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमोंग द मुस्लिम। क्या हुआ, आपको पता है कि तुर्की के अंदर भी मुस्लिम रहते हैं, तो वहां पे भी आपको पता है ब्रिटेन वाले लड़ाई कर रहे थे, वहां पे वॉर कर रहे थे। तो जिस तरीके से इन्होंने तुर्की के अंदर मुसलमानों के साथ किया था, जो अत्याचार इन्होंने वहां पे किया था, वो मुस्लिम लोगों के पास पहुंच रहा था न्यूज़पेपर के थ्रू। तो इनको पता लगा कि ये अंग्रेज लोग कितना बुरे हैं, तुर्की में मुसलमानों के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, तो मुस्लिम भी इनके अगेंस्ट में हो गए। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आ गई और दोनों ने बोला कि हमको चाहिए डोमिनेंट स्टेटस। बात समझ में आ गया। तो यहां पे ये पैक्ट आपका लखनऊ में हो रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे अंबिका चरण मुजमदार थे, नाम याद रखना। ओके, ये फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गया, सारे बच्चे मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलेगा, फटाफट बताइएगा मुझे ये फैक्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट मुझे सारे बच्चे बताइएगा। लखनऊ फैक्ट समझ में आ गया, डोमिनेंट स्टेटस की हमारी डिमांड है। अभी देखना, अब आगे आने पे हमारी डिमांड और भी अलग होने वाली है, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं ना, ये वो भी नहीं देना चाहते। अंग्रेज इतने बुरे हैं, इतने घटिया हैं कि वो चीज भी नहीं देना चाहते कि हम तो वो भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको तो भाई साहब प्रॉफिट चाहिए, इनको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, वो चीज भी इंडिया वालों को ये नहीं दे रहे थे। अब देखिएगा, हमारे पास गांधी जी की एंट्री होती है 1915 के अंदर। देखो, हमारी ये बात ध्यान रखना, लखनऊ पैक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1916 के अंदर, लेकिन गांधी जी कब आ गए थे, 1915 के अंदर इंडिया आ चुके थे।
जैसे ही गांधी जी इंडिया आए ना, देखो ये गांधी जी का पहले का जब वो वकालत करते थे, ओके, पहले का फोटो है, ओके, बचपन का, जब वो उनकी एज हो जाती है तो उस टाइम का ये फोटो है। आपने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल वीडियो देखे होंगे, जहां पे शायद आपने मोदी जी के नाम से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कभी सुना होगा कि शायद इस देश का मतलब अगर मुख्य सॉरी इस देश का प्रेसिडेंट अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह पे वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद इस देश की स्थिति अलग होती। तो कहीं ना कहीं जगह पे जवाहरलाल नेहरू को गलत बोल रखा है, और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे आपके पास गोडसे, ओके, जहां पे गांधी जी को मारा था गोडसे ने, तो वहां पे बोलते हैं कि गांधी जी ऐसे थे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जिस भी टीचर ने अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो वो टीचर कभी भी गांधी जी को बुरा बोल ही नहीं सकता है। गांधी जी अगर नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता, इतने तगड़े इंसान थे। जब आप, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, आप खुद पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा कि गांधी जी कैसे इंसान थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, वो क्या नहीं बन सकते थे, वो सब बन सकते थे। वो लीडर थे मेरे भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फिर भी वो कुछ भी नहीं बने। वो सच में देश को आजादी दिलाना चाहते थे, ओके, उनका और कोई एम नहीं था। वो भाई साहब वॉयलेंस नहीं करना चाहते, नॉन वॉयलेंस से उनको पता था कि नॉन वॉयलेंस रखूंगा तो मैं देश को आजादी दिला दूंगा, भले देर से ही सही लेकिन मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप सोचिएगा, आज ही आप अगर चाहते हो कि हम जोश से लड़ेंगे और इन पे बम पटकेंगे अंग्रेजों पे और हम देश को आजाद करा देंगे, तो वो रास्ता गलत था। रीजंस आप लोग समझ सकते हो यार। आप सोचिए, आप पूरे जोश के अंदर हो, ओके, आप पूरे जोश के अंदर हो और अंग्रेजों के अंदर है ऊपर है ना, आप बम डाल रहे हो, ठीक है, तो क्या अंग्रेज आप पे वॉर नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पास तो बेटा आर्टिफिशियली उनके पास राइफल्स हैं, उनके पास सब हथियार हैं, वो आपको भून देंगे। 1919 में आपने देखा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर भी जनरल डायर ने क्या किया था, तो वो आपको खत्म कर देंगे। अगर आपने वॉयलेंस किया तो अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा, और अंग्रेजों को मौका मिलेगा तो ये देश कभी आजाद हो ही नहीं सकता है। इसलिए गांधी जी मतलब 1-2 साल की नहीं सोचते थे, गांधी जी लंबी सोचते थे कि अगर हम वॉयलेंस करेंगे तो देश को कभी आजादी नहीं दिला सकते हैं। अगर हम नॉन वॉयलेंस से चलेंगे तो ये हमारे ऊपर हथियार नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। अगर हम जिंदा हैं तो आज नहीं तो हमको आजादी कल भी मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू को गलत क्यों बोला जाता है? आपको पता है कई जगह पे पॉलिटिशियन आपको गलत बोलते हुए देखते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक फैक्ट 1962 के अंदर चाइना से जब वॉर हुआ था तो उनसे एक गलती हुई थी, उस एक गलती के कारण आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को गलत बता देते हो। मेरे भाई वो एक वकील थे, वकील छोड़ के वकील का पद छोड़ के वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आते हैं और देश को आजादी दिलाने में उनका बहुत योगदान था। लेकिन अभी के पॉलिटिशियन पता नहीं, इसको हम गाली नहीं देंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा, हम इसको ये नहीं बोलेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। मेरे भाई इनसे गजब इंसान थे ही नहीं, बहुत तगड़े इंसान थे। आपको खुद पता चल जाएगा जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, ओके। तो इनको कभी भी आप बुरा मत बोलना, आप एक मैच्योर पर्सन हो, ये बुरे नहीं थे, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, ये याद रखना। देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया में एंट्री करते हैं, ओके। इंडिया में आने के बाद भाई साहब उन्होंने तो भाई साहब ये था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, ओके, हिंसा मतलब वॉयलेंस, ओके, वॉयलेंस के खिलाफ थे बेटा। हम तो अहिंसा से देश को जिताएंगे, नॉन वॉयलेंस मतलब नॉन वॉयलेंस। हमारे पास गांधी जी चाहते थे कि हम नॉन वॉयलेंस से देश को जिताएंगे। तो देखिएगा सर, उन्होंने जब इंडिया में आए तो इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, क्योंकि यहां पे आपको पता है ना कई जगह पे वॉयलेंस हो रहा था, तो वो वॉयलेंस के खिलाफ थे, वो हिंसा के खिलाफ थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो अहिंसावादी थे, ओके, नॉन वॉयलेंस से देश को आजादी दिलाना चाहते थे। तो उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की जब वो इंडिया में आए, तो क्योंकि इनका नाम है ना मेरे भाई, जब साउथ अफ्रीका के अंदर जो इंडियंस थे जो वहां पे केस लड़ा, तो इनका नाम हर बच्चा बच्चा जानता था, क्योंकि न्यूज़पेपर में बातें छपती थी, ओके। वो साउथ अफ्रीका हो या अमेरिका हो या इंडिया हो, हर जगह पे न्यूज़पेपर में गांधी जी के बारे में छपता था, ओके। तो इसीलिए इंडिया में भी इनको जानते थे। जब ये इंडिया में आए तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बोलती थी आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन गांधी जी ने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की इंडिया में आने के बाद।
उनका सिद्धांत था कि नॉन वॉयलेंस सत्याग्रह। उन्होंने क्या किया, नॉन वॉयलेंस, जिसमें भाई साहब कोई हथियार नहीं उठाना, बस ऐसे ही हमारे को आजादी चाहिए। जैसे कि कहीं थे, कईयों को पता था कि नॉन वायलेंस से आजादी नहीं मिलेगी। ओके, कहीं इनके इनसे सहमत नहीं थे, ऐसा नहीं कि इनसे सारे ही सहमत थे। सुभाष चंद्र बोस इनसे सहमत नहीं थे, आपको पता है ना। सुभाष चंद्र बोस, अगर मैं थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करूं तो आपको पता है ना, सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया था 1940 के अंदर। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने, जब वॉर चल रहा था, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे गांधी जी ने मना किया था सुभाष चंद्र बोस को कि तुम है ना किसी से नहीं मिलना। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, आपको भी ये भी पता होगा कि वो एक आईएएस अधिकारी थे उस टाइम के। आईएएस का पद छोड़ के, अभी भी आईएएस का पद निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे वो सुभाष चंद्र बोस आईएएस अधिकारी थे। ओके, वो आईएएस का पद छोड़ के वो आपको फ्रीडम फाइटर बन के इस देश को आजादी के लिए निकल चुके थे। तो सबसे पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के विचार है ना, दोनों मिलते जुलते नहीं थे। दोनों का एम एक ही था, देश को आजादी दिलाना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे कि मतलब जिस रास्ते से गांधी जी चल रहे हैं ना, उस रास्ते से हमारे को आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम अगर वायलेंस नहीं करेंगे तो हमको आजादी नहीं मिलेगी। तो दोनों के विचार सेम नहीं थे, लेकिन दोनों का एम सेम था। ओके, तो दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे। तो 1940 के अंदर आपको पता है कि इन्होंने जो ब्रिटेन थे, आपको पता है हिटलर उधर से लड़ाई कर रहा था। हिटलर जब आ रहा था तो मतलब वो ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था, तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन वालों ने बोला कि इंडियंस की जो आर्मी है, हम आप हमारा साथ दीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने सहयोग माना कि आप हमारे साथ आइएगा। ओके, और हम इनसे लड़ते हैं और फिर हम आपको जो भी आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने बोला। लेकिन अंग्रेजों पे किसी को कोई भरोसा नहीं था, तो वो इस हिसाब से रूस पे और आपको पता है ब्रिटेन पे वो लड़ाई कर रहा था जर्मनी से हिटलर। तो थोड़ा सा खसाखसी का माहौल था, तगड़ा वाला माहौल था। हिटलर भी थोड़ा जबरदस्त था। ओके, तो गांधी जी ये जानते थे कि यार मतलब चलो ठीक है, अभी तो ब्रिटेन ही हमारे पे राज कर रहा है, लेकिन अगर उधर से हिटलर जीत गया तो पता नहीं इस देश की स्थिति क्या होगी। अभी तो ब्रिटेन के टाइम पे ऐसा है, अगर उसने ब्रिटेन को हरा दिया और वो इंडिया पे राज करने आ गया तो पता नहीं इंडिया का नक्शा कैसा होगा, क्योंकि वो बहुत तगड़ा था हिटलर। ओके, तानाशाह था एक प्रकार से, डिक्टेटर। ओके, जिसको चाहो उसको उड़ा दो। तो उस टाइम पे क्या था कि उन्होंने बोला था कि क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं ब्रिटेन का साथ नहीं दूंगा, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसका साथ भी दिया था, बट सुभाष चंद्र बोस ने उसका साथ नहीं दिया। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं इस देश को आजाद कराने के लिए ना, इस देश को आजाद कराने के लिए मैं दुश्मन से भी हाथ मिला सकता हूं। जबकि गांधी जी ने बोला था आप सबसे मिल जाना लेकिन हिटलर से ना मिलना। लेकिन भाई साहब, आपके पास सुभाष चंद्र बोस जेल में डाल रखे थे, जेल से निकलते हैं, वो सबसे पहले रूस से मिलने जाते हैं। रूस से क्यों मिलने जाते हैं? रूस से बोलते हैं कि आप ब्रिटेन से युद्ध करो, कि इस ब्रिटेन को यहां से निकालना है। लेकिन रूस को पहले ही ब्रिटेन ने अपने अंडर में कर लिया था, तो रूस और ब्रिटेन तो पहले ही साथ में थे। जब वो दोनों साथ में थे तो मतलब सुभाष चंद्र बोस अब रूस को तो अपने अंडर में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। तो उनको पता है कि यहाँ तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम तो जाते हैं डायरेक्टली हिटलर के पास और हिटलर से बोलेंगे कि आप हमारा साथ दीजिएगा। तो ये हिटलर के पास चले जाते हैं और उनका ये स्लोगन था, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन तो ये भी बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जर्मनी में आपको पता है कि जो भी वहां पे बंदी बना रखे थे इंडियंस, उससे उन्होंने सेना बनाई थी और उन्होंने भाई साहब बहुत युद्ध किए थे। और इस देश में सुभाष चंद्र बोस का बहुत मतलब योगदान है देश को स्वतंत्र कराने में। तो ये सारी चीजें थी। तो उस टाइम पे गांधी जी का मत था कि आप हिटलर से हाथ मत मिलाइएगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक ही चीज थी कि मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए मैं अपने दुश्मन से भी हाथ मिला सकता हूं, चाहे कोई भी हो। ओके, तो इस तरीके के सुभाष चंद्र बोस थे। और उनकी मौत का अभी तक शायद किसी को भी पता नहीं है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, बस यही बताते हैं कि प्लेन क्रैश से उनकी डेथ हुई थी। चलो, हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में, है ना। हम तो 1940 में पहुंच गए थे, हमको तो 1915 की बात करनी है, ठीक है, वहां पे थोड़े दिनों बाद पहुंचेंगे। सर देखिएगा, गांधी जी 1915 में इंडिया में एंट्री करते हैं और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं।
उस टाइम पे ना इंडिया का जो वॉइस रॉय था ना, याद रखना, नाम याद रखना, उस टाइम पे इंडिया का वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग्स। नाम याद रखना कौन था। आपको वॉइस रॉय की पूरी लिस्ट दी है, पूरा वीडियो मैंने बताया बेटा। आप सारे वॉइस रॉय, सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सारे याद होना चाहिए। ओके, तो आपके पास देखिएगा उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया के जो वाइस रॉय थे वो कौन थे बेटा? आपके पास लॉर्ड हार्डिंग्स थे। तो उन्होंने गांधी जी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था केसरिए हिंद। ओके, उन्होंने गांधी जी को एक उपाधि दी थी। ये उपाधि याद रखना कि ये उपाधि दी किसने थी और कौन सी उपाधि थी। तो केसरे हिंद किसको मिला था? तो भाई गांधी जी को मिला था। तो ये क्वेश्चन कहीं तरीके से पूछा जाता है कि केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, किसने दी थी, ओके, और कौन से कैंडिडेट को मिली थी। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो ये महात्मा गांधी को मिली थी केसरे हिंद, याद रखना है मेरे भाई। ओके, अब देखिएगा लॉर्ड हार्डिंग्स ने ये दी थी। उस टाइम पे यही था इंडिया का वॉइस रॉय, देख सकते हो आप। 1917 और 1918 के अंदर है ना गांधी जी ना 3 स्ट्रगल करते हैं। वो 3 स्ट्रगल क्या थे उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, 1917 और 18 के अंदर इन्होंने क्या किया था, सुनते जाइएगा, मजा आएगा आपको, सुनिएगा। हमारे पास उन्होंने ये 3 चीजें याद रखना मेरे भाई। एक तो चंपारण सत्याग्रह किया था, एक उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था, एक हमारे पास उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। दिस इज अ थर्ड, याद रखना, यहां पे थोड़ा सा मैंने लिख नहीं रखा। दिस इज अ खेड़ा सत्याग्रह। ये कब कब हुआ था? एक तो 1917 में हुआ था और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में यहां पे हुई थी। ओके, अब देखिएगा यहां पे देखिएगा चंपारण जो सत्याग्रह था इसका एम क्या था? ये एम ही तो पूछता है आपसे। कब हुआ था ये भी पूछता है। किसके टाइम पे हुआ था? तो आपको पता है लॉर्ड हार्डिंग्स का ही टाइम है। ऐसे क्वेश्चन 3-4 तरीके से घूमता है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले इसलिए तो मैंने आपको वॉइस रॉय वगैरह दे दिए थे कि आप वॉइस रॉय वगैरह को याद रख लो। ये क्वेश्चन है ना 3-4 तरीके से इसको घुमा घुमा के पूछता रहता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ओके, किसने लीड किया था? ओके, और आपके पास ये किस कारण से हुआ था? कौन से वाइस रॉय के टाइम पे हुआ था? तो क्वेश्चन आपका 4-5 तरीके से पूछ लेता है वो यहाँ पे। ओके, देखिएगा कि सर हमारे पास यहाँ पे ना फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहां पे चंपारण के अंदर भाई साहब गांधी जी ने 1917 के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहां पे स्टार्ट किया था। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सुनी। आपको पता है कि बंगाल के अंदर, थोड़ी सी बात सुनिएगा आपको समझ में आएगा, बंगाल वाला जो इलाका है वहां पे इंडिगो की खेती बहुत ज्यादा होती है। किसकी होती है? इंडिगो की, नील की, जिसे आप हिंदी में नील बोलते हो। ओके, जब ये नील की खेती बहुत ज्यादा होती थी तो ये अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों की बात सुनना, ये अंग्रेज लोग थे, ये इंग्लिश जो मेन थे, ये क्या करते थे? इंग्लिश मैनों ने इंडियंस की जो फैक्ट्री थी कोलकाता, जो बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर फैक्ट्री थी, फैक्ट्री तो इंडियंस की तो क्या कर दी भाई साहब? इंडियंस की तो क्या कर दी? क्लोज कर दी। बात समझ में आ गई? इंडियंस की फैक्ट्रियां क्लोज कर दी। इंडियंस की फैक्ट्री जब क्लोज कर दी तो आपको पता है कि अब कपड़ा जो आएगा वो कहां से आएगा? इंग्लैंड से आएगा। ओके, बाहर से आएगा। अगर बाहर से आएगा तो मेरे भाई अब देखो, ये जो इंग्लिश लोग है ना, ये क्या करेंगे? बंगाल वाले लोगों को ना, जो बंगाल में बैठे हुए हैं, बंगाल वाले लोगों को बोलेंगे ओके कि आप है ना हमको ये दे दीजिएगा, इंडिगो उगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इंडिगो उगाइएगा। आप 90% तक, ये अंग्रेज लोग बोलते थे कि 90% तक हमें ना आप इंडिगो की खेती करिएगा। कितना परसेंटेज? 90%। अब सोचिएगा कि बेटा उसको खाने के लिए अनाज वगैरह भी तो उगाना है, लेकिन किसानों से बोला कि आप 90% इंडिगो की खेती करिएगा। पहले इंडिगो बहुत महंगा जाता था। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे इंडियन की जो इंडस्ट्रियां थी, फैक्ट्रियां थी, जो इंडियंस लोग लगाते थे सिटियों के अंदर, वो बंद कर दी हैं। और बंद कर दी हैं तो भाई साहब अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी फैक्ट्रियां हैं वो अंग्रेजों की हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो 90% इंडिगो उगा के उसको उगवा तो रहे हैं और फिर इसको सस्ते में और ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? सस्ते में और ले रहे हैं। सस्ते में लेके उसको कहां पहुंचा रहे हैं? इंग्लैंड में पहुंचा रहे हैं। अब इंग्लैंड में कपड़ा बन रहा है और कपड़ा बनने के बाद वो इंडिया में महंगे से बिक रहा है। तो ये फायदे का सौदा हुआ या नुकसान का सौदा हुआ? आप हमसे इंडिगो ज्यादा भी उगवा रहे हो और सस्ते में भी ले रहे हो, और फिर हमारे लिए कपड़ा यहाँ पे आके आप महंगा भी बेच रहे हो। तो आप सोचिए कि अंग्रेज लोग कर क्या रहे थे? उनको चाहिए था पैसा, उनको चाहिए था प्रॉफिट, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। तो इसीलिए गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला गया। लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो इंडिगो के
फार्मर्स थे उनके खिलाफ, सॉरी, उनको साथ में लेके अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने लोगों की, इंडिगो की प्रॉब्लम को सुना कि अंग्रेज लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, जो इंडिगो के प्लांटर्स थे उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी उनके कारण उन्होंने ये स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, आपको ऐसे आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, लोगों को साथ में, मास ऑफ लोगों को ज्यादा साथ में रखे। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गया? बात याद होना चाहिए बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह में स्टार्ट किया था, इंडिगो प्लांटर्स के कारण ये किया था उन्होंने। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। अगला हमारे पास आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये कब हुआ था? 1918 में। देखो ये भी 1918 में हुआ था, खेड़ा वाला भी 1918 में हुआ था। ये अहमदाबाद वाला क्या था? ये हंगर स्ट्राइक हुआ था। अब इसको ऐसे समझिएगा कि अब जैसे कि हमारे पास अहमदाबाद, जो गुजरात वाला इलाका है अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या था कि आपके पास जो वहां के, आप जिसे प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हो ना, तो प्राइवेट सेक्टर में आपका जो ये वर्कर है ये काम करेगा और इसका कोई बॉस होगा। अब ये बॉस है ना भाई साहब, इन वर्कर्स को है ना फिक्स होता है ना टाइम में, यार 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे करवाएगा। अब भाई साहब ये तो चूस रहे थे इन लोगों को अच्छे तरीके से। 8 घंटे नहीं, अंधाधुंध 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करो काम करो, इतना काम करा रहे थे। इनके पास टाइम फिक्स नहीं थी। एक वर्कर है मेरे भाई, कितना टाइम का, कितने टाइम तक वो वर्क कर लेगा। तो उन्होंने अहमदाबाद के अंदर मील स्ट्राइक शुरू की वर्कर्स के साथ लेके, ओके। और जो वहां के ओनर्स थे, कंपनी के ओनर्स थे, उनके खिलाफ ये स्ट्राइक उन्होंने स्टार्ट की 1918 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गया? सर देखिएगा कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद की स्ट्राइक है, जो कि आपके पास डिस्प्यूट बिटवीन मिल ओनर, जो मिल के ओनर थे ऑफ अहमदाबाद, एंड द वर्कर, ओके। वर्कर और मिल के ओनर के बीच में स्ट्राइक स्टार्ट की कि भाई साहब जो एक टाइम लिमिट दीजिएगा, 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे काम करा रही है। आप एक्स्ट्रा काम भी करा रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा काम के आप पैसे भी नहीं दे रहे हो। आप हमसे 16 घंटे काम करा रहे हो, तो एक लिमिट होती है ना यार। एक गवर्नमेंट आप सेक्टर में चले जाओगे तो आपको क्या वो बोलेगा कि आप 16 घंटे काम करो? नहीं, 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे करना पड़ेगा ना, 16 घंटे कौन? नहीं तो आदमी की तबीयत खराब हो जाएगी, आपके कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें यहां पे की गई और यहां पे हुआ हंगर स्ट्राइक। क्लियर? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको 1918 में होता है। ये चीज याद रखना कि ये हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। तो इस तरीके से यहां पे ये भी उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा बात हमारे पास यहां पे अगला था खेड़ा सत्याग्रह, ओके। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? देखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह था आपके पास फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। याद रखना, ये फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब ये आपके पास देखिएगा ये क्यों हुआ था, ये भी सुनिएगा। ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, द फार्मर्स विद गांधी withheld द रेवेन्यू टू गेट रिमेन्स बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। अब ये सोचिए, अब अकाल पड़ गया, अगर अकाल पड़ गया तो सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो ये अंग्रेज लोग तो भाई साहब भूखे नंगे इंसान थे, इनको तो चाहिए था पैसा। इनको तो कुछ नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए। इसको पैसे से कोई मतलब, पैसे से मतलब है दुनिया के किसी भी लोगों से उसको कोई मतलब नहीं। तुम मरो जीवो कुछ भी करो, हमको चाहिए पैसा। अब भाई साहब इन अंग्रेजों ने बोल रखा है कि भाई साहब हमारे को ना 90% है ना टैक्स चाहिए, ओके। 90% टैक्स चाहिए। मतलब मैंने बोला था ना पिछले वाले में भी कि 100 बोरी, कोई लोग 100 बोरी अनाज की उगा रहा है ना, तो 90 उनको मांगना है, 90 उनको देना है। अब ये बताइएगा, कहीं बार ऐसा भी तो हो सकता है अकाल भी पड़ गया। बंगाल में आपको पता है कितनी बड़ी फेमाइन हुई थी, कितने आदमी मरे थे अकाल के कारण, खाने के भाई साहब दाने नहीं थे घरों में, ओके। तो अब देखिएगा कि 90% उन्होंने यहां से बोला कि 90% टैक्स हमारा फिक्स है। अब तुम्हारे अकाल पड़े तो ठीक है, तुम्हारे यहां पे कुछ भी हो तो ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अकाल पड़ा है तो थोड़ा कम टैक्स ले लो ना। आप 90% ही क्यों ले रहे हो? थोड़ा भाई साहब 40% ले लो। लेकिन अंग्रेजों को चाहिए जो बोला है वही आपको देना पड़ेगा। ये थी, तो ये खेड़ा सत्याग्रह इसलिए हुआ था मेरे भाई। तो आपके पास देखो, ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, आपके पास इंसानों की अगर फसल खराब हो जाती थी, फसल खराब हो जाती थी फार्मर्स की, तो भी उनको टैक्स उतना ही भरना है जो उनकी डिमांड है, ओके। तो विद गांधी withheld द रेवेन्यू टू गेट रिमेन्स बेस्ड ऑन द रेवेन्यू कोड। तो इसीलिए रेवेन्यू के रिगार्डिंग ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ये बातें आपको समझ में आ गई? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर हम हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम है, कोई हिंदी मीडियम को कोई प्रॉब्लम आ रही है इनमें?
बताइए, हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर वो सही तरीके से समझ रहा होगा तो आप खुद सोचिएगा, अगर पढ़ने में अच्छा है, मेहनती है, तो आपको कोई हिंदी मीडियम को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, भले आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं पढ़ा रहा हूं ना यार, है ना, और जितना पढ़ा रहा हूं सफिशियंट, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको नीड भी नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिएगा, अब हमारे पास अगला है अगस्त डिक्लेरेशंस। ओके, अगला है हमारे पास कौन? अगस्त डिक्लेरेशंस। अब देखिएगा, हमारा लखनऊ पैक्ट आया था, कब आया था? लखनऊ पैक्ट कब आया था बताइए, किस किस को याद है? लखनऊ पैक्ट कभी आया था? अभी आते पढ़ाया था हमने, लखनऊ पैक्ट कब आया था, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लखनऊ पैक्ट कब आया था? जल्दी बताओ, फटाफट बताइए। लखनऊ, यस, 1916 के अंदर आया था। तो अब देखो, लखनऊ पैक्ट का डिमांड क्या था? लखनऊ पैक्ट का डिमांड क्या था? इसका डिमांड क्या था? डिमांड बताइएगा मुझे, डिमांड क्या था? डिमांड क्या था? फटाफट मुझे बताओ, डिमांड क्या था लखनऊ पैक्ट का? लखनऊ पैक्ट का डिमांड क्या था? याद है किसी को? लखनऊ पैक्ट का डिमांड क्या था? डिमांड क्या? 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों। बताइए, लखनऊ पैक्ट का डिमांड क्या था? अरे मेरे भाई, डोमिनन स्टेटस ही क्यों भूल जाते हो आप? डोमिनन स्टेटस था कि नहीं था? था कि नहीं था? डोमिनन स्टेटस की डिमांड थी ना, भूल गए आप लोग तो यार। ओके, अपनी ही सरकार बना, डोमिनन स्टेटस चाहिए हमको, यही थी ना? तो अब डोमिनन स्टेटस की बात तो हमारी 1916 से होने लगी थी, होने लगी था। अपनी सरकार बनाना है हमको, अपनी सरकार चलेगा, सेल्फ रूल, बिल्कुल सही। अब देखिएगा, अब अगस्त में, अगस्त डिक्लेरेशंस इसको बोला गया कि यहां पे 1919 के अंदर, आफ्टर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट के बाद ब्रिटिश की पॉलिसी आई, ब्रिटिशों ने अनाउंस किया कि कोई दिक्कत नहीं, आप डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे हो ना, तो हम आपको कुछ ना कुछ तो देंगे, चिंता मत करो, आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। अब ये है भाई साहब, भूखे नंगे इंसान कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ घबला तो करेंगे। यहां पे देखिएगा, उन्होंने क्या किया कि यहां पे इंक्रीज एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच। पहले क्या थे कि जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी ना एडमिनिस्ट्रेशन की, ओके, तो जैसे कि आपके पास कलेक्ट्री वाली डिपार्टमेंट, ओके, जैसे आर्मी वाली डिपार्टमेंट, तो उनमें जो बड़े बड़े ओहदे थे, बड़े बड़े पद थे, उनमें अंग्रेजी होते थे। ओके, इंडियंस की तो कोई जगह नहीं थी, इंडियन तो बस सैनिक है, लड़ो मरो यही करो। लेकिन यहां पे उन्होंने बोला कि अब हमें ना, अब जो इंडियन सोल्जर्स हैं, अब इनका पद भी बढ़ाएंगे और इनकी ज्यादा रिक्रूटमेंट भी हम करेंगे, और प्रत्येक जितनी भी ब्रांचेस हमारी चलती है ना, भले रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो अब आप ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो, है ना, आप हमारे साथ, मतलब अब आपको हर डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, आप चिंता मत करो, हम आपको इतना प्रोवाइड करते हैं, अभी हम आपको इतना प्रोवाइड करते हैं, और आगे के बारे में आगे सोचेंगे। बात समझ में आया? चलो, उन्होंने क्या कर दिया कि इंक्रीज एसोसिएशंस ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच, ओके, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव रियलाइजेशंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, उन्होंने बोल दिया आप चिंता मत करो, हम इंडियंस को रिक्रूट करेंगे और हर डिपार्टमेंट में डालेंगे, और जो बड़े ओहदे के पद हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वहां तक भी हम पहुंचाएं, डोंट वरी। चलो बढ़िया बात है, इंडियंस लोग थोड़ा सा खुश हुए, चलो बढ़िया बात है। ओके, दिस कैम टू कॉल्ड अगस्त डिक्लेरेशन, इसे ही आप क्या बोलते हो? अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हो। अब ये कब आया था सर? ये 1919 के अंदर आया था। अब देखो, आपने देखा था 1916 के अंदर कौन आया था, कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड हार्डिंग्स। जब इंडिया में आपके पास कौन आए थे? गांधी जी आए थे। लेकिन 1919 के अंदर है ना, लॉर्ड हार्डिंग्स वाइसरॉय नहीं है। अब यहां से वाइसरॉय आपके 1947 तक ये सारे रटे हुए होना चाहिए। 1901 से लेके 1947 तक जितने भी वाइसरॉय थे वो रटे हुए होना चाहिए था। ये आपको दिमाग में बिठाना है, सारे के सारे बार बार पढ़ना है। अब देखिएगा सर, हमारे पास द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इस टाइम पे जो वॉइस रॉय था वो कौन था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड यहां पे उस टाइम पे वॉइस रॉय था। रिफॉर्म और एक्ट 1919 वाज बेस्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशंस। तो भाई साहब, जो वॉइस रॉय था उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपके यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो पावर है, वहां पे सभी ब्रांचेस में हम इंडियंस को रिक्रूट करेंगे, अब आप ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। तो किसके टाइम पे हुआ था?
मोंटेगू चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था, 1919 के टाइम पे हुआ था। वही वॉइस रॉय था इंडिया का, और उन्होंने ही ये बात डिक्लेयर की थी। याद रहेगा, चलेगा, बढ़िया बात है। अब ये तो बात होगी अगस्त डिक्लेरेशंस की। अब हमारे पास आती है सर 1990। ओके 1919 में चल रहा है मेरे भाई, ये मैं बताऊं ना, ये मतलब अब मैं बताऊं ना, आपका जो 1901 से है ना 1947 तक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता हूं, मैं बता भी नहीं सकता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो मैं बोलूं कि भाई बेटा इसको लेफ्ट करके चले जाना, नहीं। ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूं ना, फैक्ट तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन जो बता रहा हूं ना यही आपको याद रखना है। ओके, अब देखिएगा सर, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट का मतलब क्या है, सबसे ये पहले समझिएगा। रोलेट एक्ट का मतलब ये था, अंग्रेजों ने बोला, 1919 की बात है, कि भाई साहब शक के आधार पे ही आप गिरफ्तार कर सकते हो किसी को भी, शक के आधार पे। अगर आपको किसी पे शक है कि भाई साहब ये हमारे लिए घातक हो सकता है, ये हमको उड़ा सकता है, आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो। यार मतलब हद है अंग्रेजों की यार, शक के आधार पे कौन गिरफ्तार करता है। इन्होंने शक के आधार पे गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया कि हमको इन लोगों पे भाई साहब शक हो रहा है, ओके, कि ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बंदे पे शक मिले तो उसको घर से उठा के डायरेक्टली जेल में डालो। तो ये रोलेट एक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया 1919 के अंदर। अरे भाई ये तो गजब बात है। अब आप सोचिए, आप पे किसी जवान को या किसी आर्मी के जवान को आप पे शक हो गया, उनको पता लगे भाई साहब ये थोड़ा क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, सिर्फ शक है, और आपको उठा के जेल में डाल देंगे, आपको कैसा लगेगा। कितने गंदे हालात कर रखे थे अंग्रेज लोगों ने। तो ये रोलेट एक्ट उसी के लिए था कि शक के आधार पे पकड़ के उनको डाल दो। ये किस पे है बेटा, शक के आधार पे। ओके, ऐसे लिखते ना, शायद हिंदी में ऐसे लिखते होंगे, ओके, शक के आधार पर। ओके, शक के आधार पर। अब देखिएगा, हमारे पास उन्होंने ये बोल दिया, दिस एक्ट गेव अनब्राइडल्ड पावर टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रेल। मतलब शक के आधार पे उनको जेल में आप डाल सकते हो। अब यार ये बताओ, जो यहां पे जो फ्रीडम है, जो लोगों की फ्रीडम है, जो लोगों की स्वतंत्रता है, यहां पे तो ये ब्रिटिश सरकार ने वो भी छीन ली। जो लोगों की स्वतंत्रता है वो भी इन लोगों ने छीन ली यार, हद है इन लोगों की। मतलब इन्होंने, दिस लॉ इनेबल द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेबिस कॉर्पस। ये हेबिस कॉर्पस क्या है, हेबिस कॉर्पस ये बताता है कि लोगों के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने तौर तरीके से उसको जीने का अधिकार है, जब तक उसके खिलाफ कोई केसेस ना हो, कोई गवाह ना हो, ओके, तब तक आप उसे उठा नहीं सकते हो। आप शक के आधार पे किसी को उठा नहीं सकते हो। अगर आपको लगता है एविडेंस आपको मिलते हैं, अगर एविडेंस आपको मिलते हैं तभी आप उसे उठा सकते हो। तो आपका हेबिस कॉर्पस भी ये बोलता है कि आपने तो, हेबिस कॉर्पस जो बोलता है कि देश स्वतंत्र है, ओके, लोग स्वतंत्र है, तो आपने हेबिस कॉर्पस जो लॉ है उसको भी आपने तोड़ दिया है। लोग स्वतंत्र ही नहीं है, आप तो शक के आधार पर जेल में डाल रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो उन्होंने हेबिस कॉर्पस लॉ को भी उन्होंने तोड़ दिया था 1919 के अंदर। ऐसी बात उन्होंने लेके आ गए भाई सब अंग्रेज लोग। अब देखो सर, रोलेट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द एक्ट, दिस वॉज द फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन बाय आंदोलन, बाय गांधी जी, सॉरी, बाय गांधी जी। तो यहां पे रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया और इसके खिलाफ आंदोलन उन्होंने शुरू किया। एजिटेशंस मतलब यहां पे आंदोलन, ओके, आंदोलन। तो वहां पे आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, इसके अगेंस्ट में किसने आंदोलन शुरू किया, गांधी जी ने किया। कब शुरू हुआ था, 1919 के अंदर हुआ था। बात समझ में आ, शक के आधार पे। अब देखो भाई साहब, शक के आधार पे ही तो आपको पता 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर, तो वो भी मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 में हुआ था। अब ये 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में रोलेट एक्ट चालू था। अगर रोलेट एक्ट चालू था तो शक के आधार पे लोगों को उठा रहे थे। तो भाई साहब इन्होंने शक के आधार पे किस किस को उठा लिया था, ओके। अब देखो, इन्होंने डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, इनको उठा के जेल में डाल दिया था। ओके, किसको उठा के डाल दिया था बेटा, डॉक्टर किचलू। अब ये नाम एकदम से तो याद नहीं होंगे ना यार, बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको याद होंगे। ओके, तो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया था। तो यहां पे
अब देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को इन जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था ये डेट याद रखना, अप्रैल, कौन सी अप्रैल, 13 अप्रैल भी याद रखना है, 1919 याद रखे मत भूल जाना, इसमें 13 अप्रैल भी याद रखना है, इस पे भी आपको कंफ्यूज करता है वो। ओके, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने रोलेट एक्ट चालू कर रखा था और उन्होंने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने शक के आधार पर उनको जेल में डाल दिया था, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि एक सभा हुई थी, जैसे कि आपके लोग दिख रहे होंगे, तो यहां पे हजारों की भीड़ थी। ओके, लोग इकट्ठे हुए थे, ओके, रोलेट एक्ट के खिलाफ। ओके, तो यहां पे भाई साहब अंग्रेजों को तो पूरी छूट थी, तो उस टाइम पे इनके डायर कौन थे, ये जनरल डायर थे उन्होंने। ओके, तो यहां पे जनरल डायर ने भाई साहब अलग ही फायरिंग कर दी, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि मारो इनको। भाई साहब इन्होंने ना तो उनको समझाया, ना उनको कोई चेतावनी दी, डायरेक्टली जनरल डायर आते हैं और डायरेक्टली फायरिंग का ऑर्डर देते हैं, और भाई साहब यहाँ पे हजारों लोग मरे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के तकरीबन। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने, अंग्रेजों की जो बुक्स है, ओके, वो बताते हैं कि 396 तकरीबन 300 to 400 के बीच में इंसान मरे थे, लेकिन इंडियंस बुक्स बताती हैं कि 1000 से ऊपर लोग मरे थे इसके अंदर। अंग्रेजों की जो हिस्ट्री है वो ये बोलते हैं कि 300 to 400 आदमी मरे थे, इतने मारे गए थे। भाई साहब अब सोच लो यार, मतलब कितनी गलत बात है कि आप डायरेक्टली ऐसे उड़ा दोगे, मतलब अजीब ही चीजें थी इन लोगों की। तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि भाई साहब इनको मार दो, तो फिर उसके बाद इस पे ज्यादा कार्रवाई तो नहीं हुई थी। ओके, क्योंकि जनरल डायर को यहाँ से इंडिया से वापस वहां पे भेज दिया गया था, इंग्लैंड। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हो गया था, आंदोलन हो गया था उनके खिलाफ। ओके, क्योंकि सब अग्रेसिव हो गए थे कि जनरल डायर ने ऐसा कैसे कर दिया। ओके, तो बहुत बड़ी चीज थी बेटा 1919 की ये बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपने देख सुना ही होगा इसके बारे में कि ये बहुत बड़ा कांड था, और जो कि इंडियन हिस्ट्री बोलती है कि इन्होंने हजारों के ऊपर लोग मारे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के हत्याकांड में, और जबकि ये वहां पे वहां की हिस्ट्री बोलती है कि 300 to 400 के बीच में इंसान मारे थे। ये सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसे आप बोलते हैं नरसंहार, सबसे बड़ा नरसंहार था, जिन बेकसूर लोगों को इन्होंने मार दिया था जनरल डायर के ऑर्डर पे। और ये आपके पास अगर नरसंहार को आप हिंदी में बोलोगे तो जनरल डायर ऑर्डर टू फायरिंग अ पीपल असेंबल द हंटर कमीशन, इसको क्या बोला गया, हंटर कमीशन बोला गया, was appointed to inquire into it। ओके, तो ये याद रखना, इसको क्या बोला गया, हंटर कमीशन बोला गया, नरसंहार। क्लियर, चलेगा। अब क्या होता है कि अब रविंद्रनाथ जो टैगोर थे ना, उनको एक नाइटहुड की है ना उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की। ओके, तो जो जैसे कि केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, गांधी जी को दी गई थी, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो भाई साहब जब ये नरसंहार उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने वो नाइटहुड की जो उपाधि दी थी ना अंग्रेजों ने, वो भी उन्होंने वापस लौटा दी। ओके, किन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि हमको आपके नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए, तो ये भी उन्होंने वापस से लौटा दी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर को, और उन्होंने ये भी वापस से लौटा दी थी। ध्यान रखना। अब भाई साहब यहाँ पे आपको पता है कि उस टाइम पे ये जो जनरल डायर था, ये तो भाई चला गया लंदन। ओके, लंदन जाने के बाद भाई साहब उद्धम सिंह थे 21 साल के, इनको आया बहुत जबरदस्त गुस्सा कि यार इन, मतलब पंजाबी लोग थे तो पंजाबी को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है कि इनकी कितनी हिम्मत कैसे हुई कि मतलब इतने लोगों को, बेकसूर लोगों को इन्होंने मार दिया। तो उद्धम सिंह भाई साहब जाते हैं लंदन, और उनको भाई साहब जनरल डायर को उड़ा देते हैं गोली से। ओके, किन्होंने मारा था, उद्धम सिंह ने। नाम याद रखना बेटा, जनरल डायर को किसने मारा था, उद्धम सिंह ने मारा था। ओके, कहां पे मारा था, लंदन में मारा था। ओके, इन ये अगर याद रहे तो याद रख लेना, नहीं तो नाम याद रखना। ओके, कैक्सटिको हॉल के अंदर ये रहे उद्धम सिंह। ओके, तो मतलब जो भगत सिंह थे वो इंस्पायर थे उद्धम सिंह से, जो भगत सिंह थे वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे उद्धम सिंह से। ओके, तो उसी के रूल पे वो चलते थे, कि मतलब होता है ना कि किसी के आइडियल होते हैं, तो उद्धम सिंह उनके आइडियल थे, और इन्होंने बदला वहां पे जाके लिया था लंदन में। तो ये थे जनरल डायर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भयानक, मतलब सनी देओल मान सकते हो, माँ तुझे सलाम के चलेगा।
अब देखिएगा ये बात आपके पास समझ में आ गई। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अब इसके बाद आता है हमारे पास खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट है ना 1919, देखो उसी टाइम पे हो रहे हैं, रोलेट एक्ट भी इसी टाइम पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी टाइम पे है, खिलाफत मूवमेंट भी इसी टाइम पे है। तो ये खिलाफत मूवमेंट है ना किन्होंने स्टार्ट किया था, ये मुस्लिम कौम ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? मुस्लिम कौम ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना, मुस्लिम कौम ने इसको स्टार्ट किया था। अब देखिएगा हमारे पास Muslim were agitated by treatment done with Turkey by the British in the treaty that followed the First World War। क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे, और जो इन्होंने तुर्की में किया था मुसलमानों के साथ, तो उसके कारण मुसलमान थे, इंडियन जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गए थे, इनके खिलाफत, ओके, इनके खिलाफ हो गए थे। तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। किन्होंने किया था? मुस्लिम कौम ने स्टार्ट किया था। ये बाद में जाके इंडियन कांग्रेस के साथ भी मिल जाते हैं, लेकिन स्टार्ट मुस्लिम कौम ने किया था। तो किन्होंने किया था? उनका नाम ये रहा, अली ब्रदर्स, ओके, मोहम्मद अली और शौकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। बाद में जाके खिलाफत मूवमेंट कांग्रेस के साथ में मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था तो वहां पे आपको पता है कि इंडियंस को क्या चाहिए? डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। तो मुस्लिम प्लस आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों साथ में ही थी, ओके। तो अभी भी वो साथ में ही है, वो तो बाद में जाके चीजें चेंज होगी, लेकिन अभी तक वो साथ में ही लड़ रहे हैं, ओके। तो खिलाफत मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं किया था स्टार्ट, किसने किया था? मुस्लिम कौम ने किया था। किन्होंने किया था? नाम भी पूछ सकता है, अली बरदस, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने स्टार्ट किया था। बाद में जाके वो कांग्रेस में भी मिल जाते हैं। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा कि सर हमारे पास अगला आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अबे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहां पे स्टार्ट हुआ था, ओके, क्यों स्टार्ट किया था, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। कांग्रेस पास द रिजोल्यूशंस इन कलकत्ता, कलकत्ता का ये सेशंस था। इन सितंबर 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, ओके, मास बेस्ड पॉलिटिशियन मूवमेंट अंडर गांधी जी। इट इंक्लूड रिजाइनेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिस एंड पोस्ट इन द लोकल बॉडीज। गांधी जी ने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के में कि आप सभी लोग है ना, कोई लॉयर होगा, कोई सैनिक होगा, जो भी आपने अंग्रेजों के ओहदे ले रखे हैं, आप वकालत कर रहे हैं, आप सैनिक हो, आप अंग्रेजों की जिस भी पोस्ट में आप नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ दीजिएगा, अभी छोड़ दीजिएगा, और आप इस देश के फ्रीडम फाइटर बनिएगा, और साथ में आइएगा, हम इन अंग्रेजों को यहां से निकाल के फेंकेंगे। तो जो भी आपने वहां से ओहदा पा रखा है ना, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, जॉब छोड़ दीजिएगा, ओके, बस आप इस आंदोलन में आइएगा। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसा गांधी जी ने बोला, ओके। कहां पे होता ये? हमारे पास कलकत्ता के अंदर हुआ था, सितंबर 1920 के अंदर हुआ था। बस समझ में? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो लॉयर की पोस्ट पे थे, लॉयर की नौकरी वो छोड़ देते हैं, ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट में थे वो सब कुछ छोड़ देते हैं, और इसी टाइम पे वो अंग्रेजों को बॉयकॉट करते हैं, और अंग्रेजों से जो भी कपड़ा लत्ता इंडिया में आता है, ओके, उसको नहीं पहनते हैं, और उनको जलाया जाता है अंग्रेजों के कपड़े को, और फिर बोलते हैं चरखा चलाओ। तो गांधी ने चरखा चलाओ भी स्टार्ट किया था, ओके, कि अपना कपड़ा खुद ही बनाओ, अंग्रेजों का कपड़ा कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, और यहाँ पे इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, ओके, देश की आजादी में। तो ये था आपके पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एक बार मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूं, देखिएगा। मास बेस्ड पॉलिटिशियंस मूवमेंट अंडर द गांधी जी। इट इंक्लूड रिजाइनेशन फ्रॉम, रिजाइन कर दीजिएगा, नॉमिनेटेड ऑफिस एंड पोस्ट इन द लोकल बॉडीज, ओके। मैनी रिफ्यूज टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड देयर वाज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट बाय द लॉयर, ओके। आप ब्रिटिश कोर्ट को, जो ब्रिटिश है उसको बाइकआउट करिएगा, ओके। इट आल्सो इंक्लूड रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ फॉर मिलिट्री एंड गवर्नमेंट जॉब एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स मतलब जो फॉरेन से जो भी कपड़ा आता है उसको बाइकआउट करिएगा, ओके, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दीजिएगा। अगर आप मिलिट्री में हैं, सैनिकों से बोला आप मिलिट्री की जॉब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उनके पास 60% तो ऐसे भी इंडियंस ही थे, ओके। तो ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया, तो इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। बात समझ में आया? तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओके, चलेगा, ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई। अब देखिएगा कि सर हमारे पास ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद एक चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, ओके,
चोरा चोरी एक कांड हो गया मेरे भाई, और जो कि बहुत ही खतरनाक कांड था, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। ओके, ये कहां पे हुआ था? गोरखपुर के अंदर। ओके, गोरखपुर कहां पे? यूपी में, अभी के टाइम पे यूपी के अंदर है। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां के लोग इनके खिलाफ थे बहुत ज्यादा, अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां का पुलिस स्टेशन था, ओके, पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी। और जब पुलिस स्टेशन में आग लगाई तो वहां पे 22 पुलिसमैन उसी में जल के खत्म हो गए। और जब ये 22 पुलिसमैन वहां पे जल के खत्म हो, क्योंकि थाने को आग लगा दो तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जब ये ऐसा कांड गांधी जी ने सुना तो गांधी जी मतलब परेशान हो गए, क्योंकि गांधी जी वॉयलेंस नहीं चाहते थे। गांधी चाहते थे नॉन वॉयलेंस, कि नॉन वॉयलेंस के दम पे हम इस देश को आजाद कराएंगे। लेकिन लोगों ने यहाँ पे हिंसा कर दी, लोगों ने पुलिस ऑफिस को मतलब जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन मर गए। अब वो 22 पुलिसमैन में कुछ इंडियंस भी थे, क्योंकि इंडियंस लोग भी तो पुलिस की नौकरी में थे। ओके, तो वो मर गए, तो गांधी जी बहुत दुखी हुए। और गांधी जी ने बोला कि यार अभी हमारा देश में इतने एजुकेटेड पर्सन नहीं है, अभी ये लोग है ना आजादी के लायक नहीं है। तो जब आजादी के लायक नहीं, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, वो 12 फरवरी 1922 को वापस उन्होंने वापस ले लिया था। ये डेट याद रखना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने वापस कब लिया था? 1922 के अंदर। ये डेट भी याद रखना, 12 फरवरी 1922 में वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था? चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था। यार गुस्सा तो आएगा ही सही ना, आप भी होते और हम भी होते तो शायद उस टाइम पे गुस्सा आता है। ओके, लेकिन गांधी जी, देखो आप समझ सकते हो, गांधी जी को भी आ रहा हुआ गुस्सा, लेकिन उन्होंने यही सिद्धांत सुना कि नॉन वॉयलेंस करके हम इस देश को आजाद कराएंगे। ओके, तो ये जब ये वॉयलेंस देखा तो उन्होंने बोला कि अभी लोगों में मेच्योरिटी की कमी है। ओके, अभी हमारे देश के लोग है ना आजादी के लायक नहीं है। ओके, तो इसलिए उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, बात समझ में आ गया मेरे भाइयों? फटाफट बताइएगा, आपको ये बातें समझ में आ गई? यहां तक सारी बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई? मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? पक्का मजा आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि नींद आ रही है? चलेगा। अब देखिएगा, इतनी फैक्ट आपको समझ में आ गए। अब अगला फैक्ट सुनिएगा। हमारे पास 1923 की बात चल रही है। अभी आपके पास ये डेट याद रखना मेरे भाई, ये डेट 1922 याद रखना। 1922 में हुआ था चोरा चोरी कांड। ओके, तो 12 फरवरी को वापस ले लिया था, क्योंकि 5 फरवरी को कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को कांड हुआ था और 12 फरवरी को वापस ले लिया था। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिएगा स्वराज पार्टी। अगर स्वराज पार्टी की बात करूं ना मैं, तो स्वराज पार्टी का एम क्या था हमारा? बताइए, स्वराज पार्टी का एम क्या था? हमने बोला था कि स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए, मतलब हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो 1923 में आपके पास जो स्वराज पार्टी है, ओके, वो आपकी स्टार्ट होती है। उसके बारे में थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर देता हूं कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एनसी खेलकर, ओके, जो कि प्रो चेंजर थे, ओके, डिमांड दैट नेशनलिस्ट शुड एंड ऑफ द बायकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंटर देम एंड एक्सपोज देम, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ द फॉर्म स्वराज पार्टी विद सीआर एंड प्रेसिडेंट। ओके, हमारा एम एक ही है, डोमिनेंट स्टेटस। ओके, हमारा एम एक ही है, डोमिनेंट स्टेटस। स्वराज का मतलब वही है, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए हमारे को। लेकिन जो इस पार्टी को जो लीड कर रहे थे, ओके, जो प्रेसिडेंट थे, इस प्रेसिडेंट का नाम पूछता है सीआर दास। ओके, सीआर दास। तो ये याद रखना कि बेटा स्वराज पार्टी जब 93 की आप बात कर रहे हो, तो स्वराज पार्टी आपका गठन कब हुआ? 93 के अंदर। और ये जब 93 में फॉर्म हुई तो उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सीआर दास थे। याद हो? अभी तक हमको क्या चाहिए? कि हमको चाहिए बस भाई, हमको राज करनी चाहिए, हमारे देश में हमको ही राज करने दीजिएगा, बाकी जो भी देखना है वो आप देखिएगा। बस हमारी यही डिमांड है ना अभी तक 1923 तक। अब देखना चेंज होगी, अब यहां से कुछ बातें चेंज होगी इंडिया की। अब आगे देखते जाइएगा कि हमारे पास 1927 के अंदर, क्योंकि इंडिया की बातें तो चल रही है, इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया के लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए बेटा? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। यही बात चल रही है और तो कुछ है नहीं। अब देखो 1922 में साइमन कमीशन, ओके, उस टाइम पे जॉन साइमन इंडिया आते हैं। ओके, जॉन साइमन इंडिया आते हैं। ओके, और इंडिया में नारे भी लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ओके, अब देखिएगा कि क्या होता है 1927 के टाइम पे। अब यहां पे साइमन साहब, भाई साहब, इंग्लैंड से इंडिया आते हैं। कहां से? इंग्लैंड से इंडिया आते हैं। ओके,
और इंडिया आके इनको बोलते हैं कि अब इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो उसके रूल बताते हैं कि उस जो डेमोक्रेसी है उसके अब रूल ये होने वाले हैं, वो रूल हम इस तरीके से अब हम अप्लाई करने वाले हैं। तो वो रूल क्या लेके आए उन पे थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। और तो उन्होंने बोला कि सर देखिएगा, इट वॉज द कॉन्स्टिट्यूट बाय जॉन साइमन। जॉन साइमन 1927 के अंदर इंडिया आते हैं टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया, और इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, और टू इंट्रोड्यूस फ्यूचर रिफॉर्म एक्सटेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उन्होंने बोला कि जो भी हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ओके, उसको हम थोड़ा रिफॉर्म करेंगे, अब हम इस तरीके से इस देश को आगे की ओर बढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बात बोली जिससे कि इंडियंस सहमत नहीं थे ओके। तो भाई साहब जब इन्होंने ऐसी बातें बोली तो उस टाइम पे स्लोगन लगा जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, साइमन गोबेक, साइमन गोबेक। क्योंकि इंडिया ने जो वो डिमांड लेके आए थे ओके, सेल्फ गवर्नमेंट अभी भी नहीं दिया है उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस अभी भी नहीं दिया है इंडियंस को। देखो कब से डिमांड चल रही है लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है ओके। सिर्फ अपने रूल बता रहे हैं कि अब इस देश को ऐसे चलाएंगे और इंडियंस को इतना रिक्रूट कर लेंगे, इंडियंस को इतना ये ओहदा दे देंगे, सिर्फ इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इंडिया वाले परेशान है थोड़े से, बहुत ज्यादा जो लीडर हैं बहुत ज्यादा परेशान है कि यार मतलब इन्होंने हद कर दी यार। अभी तक भी इतने साल हो गए, 10 साल हो गए हमारे को ओके, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, हमारी डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे अंग्रेज लोग। तो देखिएगा सर हमारे पास यहाँ पे इंडियंस लीडर अपोज द कमीशन, साइमन कमीशन का अपोज करते हैं, जो ये प्रस्ताव लेके आए उसका अपोज करते हैं। एज देयर वर नो इंडियंस इट स्लोगन लाइक साइमन गोबेक वर्रेज। यहां पे एक स्लोगन लगता है ओके, साइमन गोबेक, साइमन गोबेक, साइमन गोबेक ओके। देखो जो ये प्रस्ताव लेके आए थे ना कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो कैसे चलानी है, उसमें जो रिक्रूटमेंट था ना, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पावर था, उसमें कोई भी उन्होंने भाई साहब जो अच्छे अच्छे ओहदे की चीजें थी ना, वहां पे कोई भी इंडियंस को इन्होंने रिक्रूट ही नहीं किया था। अगर ये इंडियंस 2 5 10 इंडियंस को भी रिक्रूट कर लेते ना जो मेन पोस्ट थी, तो शायद यहां पे ये साइमन कमीशन के प्रस्ताव को मान भी लेते। लेकिन भाई साहब इन्होंने किया ही है, इंडियंस को तो गवार समझते थे कि ये तो गवार है, और वाकई में थे भी सही, ऐसा नहीं कि गवार नहीं थे मैक्सिमम थे ओके। तो वो गवार समझते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये मतलब गोरे इन पे राज कर सकते हैं, ये हम पे क्या राज करेंगे ओके। तो इनको जो वहां से प्रस्ताव लेके आए थे पॉलिटिशियन, उसमें इंडियंस को कोई जगह ही उन्होंने दी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे साइमन गोबेक के यहाँ पे नारे लगते हैं। इस स्लोगन आपको याद रखना, 1927 के अंदर साइमन कमीशन का प्रस्ताव आया था। अब यहाँ पे जब ये प्रस्ताव आया था तो उस टाइम पे जब ये नारे लग रहे थे ना बेटा, तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज किया। और यहाँ पे लाला लाजपत राय थे, मैं फोटो तो नहीं ला पाया ओके, बट यहाँ पे तो मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पे लाला लाजपत राय आगे से लीड कर रहे थे, जो कि आपको याद है ओके, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो लाला लाजपत राय जब इसको लीड कर रहे थे तो यहाँ लाठी चार्ज करते हैं, और लाठी चार्ज करने के बाद लाला जी के सिर पे लग जाती है और खून बहुत बहता है, और उसके कारण कुछ दिनों बाद लाला जी की डेथ भी हो जाती है ओके। तो देखिएगा इससे भी बहुत ज्यादा आक्रोश आता है कि द गवर्नमेंट यूज ब्रुटल रिप्रेजेंट इन लाहौर, ये लाहौर में हो रहा था। लाला लाजपत राय सेवरलिटी बीटन इन लाठीचार्ज से आपके पास लाला लाजपत राय मार दिए जाते हैं, बहुत खून बहता है, उनके सिर पे लगती है और लेटर टू डेथ, उनकी डेथ हो जाती है। अभी मैं फोटो नहीं ला पाया, आप देख लीजिएगा लाला लाजपत राय को ओके। तो वो इसी के कारण यहाँ पे डेथ होती है, लाठीचार्ज के कारण। क्लियर। अब एज भी हो चुकी थी, उनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा था, उनकी एज भी थी, बूढ़े थे, लेकिन वो सबसे आगे लीड कर रहे थे, तो जोश बहुत था उनके अंदर ओके। ऐसा नहीं था कि जोश का कम था, सब ये फ्रीडम फाइटर थे हमारे। अब हमारे पास देखिएगा, अब हमारे पास आती है बेटा नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट इसके बाद आती है, ये सारी चीजें आपको याद रखना, कौन किसी में सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूं कि किसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद कौन आ रहा है, ये चीजें आपको याद रखना है। कई बार उनको सीक्वेंस में भी वो पूछ लेता है कि पहले कौन आया, रोलेट एक्ट आया, या आपके पास जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछ लेगा ये आया, या आपके पास अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आया, कौन आया, ऐसे सीक्वेंस में भी आपसे क्वेश्चन से पूछ लेता है ओके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सर देखिएगा नेहरू रिपोर्ट क्या बोलती है कि आफ्टर बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ मोतीलाल नेहरू। उसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, ना कि जवाहरलाल नेहरू, ओनली मोतीलाल नेहरू ओके। एंड तेज बहादुर separate to evolve to determine the principle for the constitution of India, the report failed okay। तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की कि इंडिया में किस तरीके से पार्टी लीड करेगी ओके, क्या हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं कैसे हम आगे देश को सर्वाइवल कराएंगे।
तो ये सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे फेल हो जाती हैं नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे जब ये सारी चीजें फेल हुई, हमारे पास पॉलिटिकल की सारी चीजें फेल हुई, तो 1929 के अंदर लाहौर में एक सेशन होता है। 1929 के अंदर ये दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे इसके प्रेसिडेंटशिप किसके हाथ में थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। ओके, जेएलएन नेहरू। ओके, जेएलएन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि अभी तक तो हमारी है ना डोमिनेंट स्टेटस की ही डिमांड थी, अब हमको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज्य। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि ये अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। हमको 10 से 15 साल हो गए डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड मांगते हुए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अब हमारा एक ही नारा है, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमको चाहिए देश के लिए आजादी, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते, हम आपको हमारे ऊपर नहीं रखना चाहते, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो भाई साहब उसी टाइम पे हमारा इंडिपेंडेंस डे मना लिया था लाहौर के अंदर। ठीक है, लाहौर अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम पे लाहौर में ये सेशन हुआ था। तो कब हुआ था? ऑन 19 दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ द जेएलएन नेहरू, ओके, जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द लाहौर सेशन डिक्लेयर पूर्ण स्वराज्य। उन्होंने 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज्य की उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमको चाहिए, हमारा गोल है पूर्ण स्वराज्य। ओके, तो उसी टाइम पे उन्होंने 3 कलर का झंडा फहरा दिया। ओके, 3 कलर का झंडा हमारे पास देखिएगा, 3 कलर का, एक व्हाइट, एक आपके पास दूसरा कलर। ओके, तो हमारा जो ट्रिपल कलर का जो फ्लैग है वो उसी टाइम पे बना दिया था। कब बनाया दिया? 1929 के अंदर। देखिएगा, द ट्राई कलर फ्लैग एडोप्ट ऑन 31 दिसंबर 1929। तो ये डेट आपको याद रखना है कि जो हमारा फ्लैग था वो कब एडोप्ट किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को ये एडोप्ट किया गया था। बात समझ में आया? और 26 जनवरी 1929 को, ओके, ये आपका इंडिपेंडेंस डे है। यहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, यहां पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहां पे मैं इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? इंडिपेंडेंस डे। लेकिन सर अभी के टाइम पे तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। नहीं, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 26 जनवरी को, क्योंकि हमने उस टाइम पे क्या डिक्लेयर कर दिया था? पूर्ण स्वराज्य। लेकिन बाद में उसको जो प्रत्येक साल जब उसको सेलिब्रेट किया गया, तो बाद में उसको रिपब्लिक डे का नाम दिया गया, लेकिन पहले उसको क्या बोला गया था? इंडिपेंडेंस डे। बात समझ में आया? तो दोनों चीजें आपको याद रखना है कि सबसे पहले 1930 के अंदर 26 जनवरी 1930 के अंदर पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, लेकिन बाद में जाके उसको हमने क्या बोल दिया? रिपब्लिक डे उसको बोल दिया, गणतंत्र दिवस उसको बोल दिया। ये डेट याद रहेगी। इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आया? पक्का समझ में आ गया ना? मतलब कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ये लाहौर सेशन में हमारी 1929 के अंदर हमारी डिमांड बढ़ी। अब देखो 1929 से ये चीजें चली है और 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ है। तो ऐसे नहीं कि एक दिन में हमको आजादी मिल गई है। ओके, टाइम लगा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास मैंने आपको फैक्टर बता दिया। अब देखिएगा हमारे पास यहां से डांडी मार्च। ओके, अब डांडी मार्च हमारे पास देखिएगा, इट आल्सो कॉल्ड साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह क्योंकि यार मतलब आप बताइए, जो सोल्ट होता है ना, जो सोल्ट बनता है, ओके, क्या सोल्ट पे भी कोई ड्यूटी लगाता है क्या? मतलब टैक्स लगाता है क्या? इन अंग्रेजों ने ना सोल्ट पे भी बहुत ड्यूटी लगा रखी थी। अब आपको पता है सोल्ट तो हर हर घर में हर बच्चा हर खाता है। ओके, उसको जरूरी है भाई, सोल्ट तो जरूरी है। ओके, कोई सा भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पे सोल्ट नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर 10-20 रुपए की तो थैली आती है, वो तो कोई, उसमें क्या हो गया? अरे मेरे भाई 10-20 रुपए आपके घर में आ रही है, 10-20 रुपए लेके पूरे देश के करोड़ों लोग उसको यूज करें तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, आप ये भी बात समझ रहे होंगे। ओके, तो इतना टैक्स ये उस पर भी लगा रहे थे, तो उन्होंने इसी साल्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने। बात समझ में आया? अब देखिएगा कि भाई साल्ट से ड्यूटी हटाओ, साल्ट से ड्यूटी हटाओ, मतलब नमक से ड्यूटी हटाओ। तो गांधी जी स्टार्टेड हिज march from Sabarmati Ashram on 12 March 1930 for a small village
डांडी टू ब्रेक द साल्ट लॉ। ओके, जो सोल्ट पे जो उन्होंने टैक्सेस लगा रखे थे, जो सोल्ट पे जो उन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी, उसको हटाने के लिए ये स्टार्ट कहां से किया गया मेरे भाई? साबरमती आश्रम से। ओके, एक स्मॉल सा विलेज है। ओके, फॉर द स्मॉल विलेज ढांडी। ओके, ढांडी ये जगह का नाम है। टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, डेट याद रखना 12 मार्च 1930। क्लियर? He picked a handful of salt and in argument the civil disobedience movement। तो ये सारे के सारे लोग आए और सारे के सारे लोगों ने जो सोल्ट था उसको हाथ में लेके उन्होंने देखा और ना कि यहाँ से अब सोल्ट से सारी ड्यूटी आपकी हट चुकी है। तो सारी डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब सारे के सारे जितने भी इस सत्याग्रह में जितने भी लोग थे, ओके, समुद्र के किनारे, ओके, तो उन्होंने नमक को हाथ में लिया और उन्होंने बोला कि भाई साहब अब हम ये जो सत्याग्रह कर रहे हैं ये साल्ट की ड्यूटी हटाने के लिए कर रहे हैं, मतलब साल्ट से टैक्स हटाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पब्लिक इसमें आई थी। ओके, मतलब मास्क मतलब वेरी मतलब हजारों की संख्या में इसमें आदमी थे गांधी जी के साथ। तो साल्ट सत्याग्रह कहां से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 डेट आपको याद रखना है। ओके, किस लिए? साल्ट पे ड्यूटी हटाने के लिए। बात समझ में आ गया? चलेगा। अब देखिएगा, अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखो बहुत दिनों से चल रहा है। अब ये जो एक्ट हुआ था 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लगा था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? मतलब हजारों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग एक साथ सत्याग्रह। ओके, तो दिस मूवमेंट कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन बाय वुमेन टुक प्लेस। ओके, वुमेन जो लेडीज थी ना वो भी भाई साहब इस सत्याग्रह में साथ में आ गई, इस सत्याग्रह में साथ में आ गए। सिविल डिसओबीडियंस मतलब जब 1000 लोग एक साथ निकलेंगे तो उसमें लेडीज है, जेंट्स तो थे सही, तो यहाँ पे वुमेन भी इसके साथ आ गए। तो यहाँ पे एक चीज ये हुई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब 1930 में हुआ तो उस टाइम पे जो गढ़वाल, गढ़वाल आप समझते हो ना, गढ़वाल किधर? आसाम साइड में। ओके, गढ़वाल उधर का एरिया है। तो हमारे पास गढ़वाल सोल्जर्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द पीपल ऑफ पेशावर। जब पेशावर में आपको पता है महिलाएं, बच्चे, सब लोग जब यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे तो वहां के जो सोल्जर्स थे, वहां के जो सैनिक थे भाई साहब, उन्होंने ना उस मास पे, उस पब्लिक पे उन्होंने हथियार नहीं उठाए। बात समझ में आ गया? सॉरी, हाँ सॉरी, मेरे मुंह से गलत निकल गया, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यार गढ़वाल शायद उत्तराखंड साइड में है ना, आसाम साइड में निकल गया था थोड़ा शकल देख के। ठीक है, सॉरी। ओके, हाँ बिल्कुल उत्तराखंड साइड में। चलेगा, ये बातें हमने यहाँ तक बताए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गढ़वाल जो है, यहाँ पे जो सैनिक थे उन्होंने इस पे जितने भी वहां पे महिलाएं थी और जो भी लोग थे उन पे उन्होंने हथियार नहीं उठाए और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी एक साथ इस मूवमेंट को साथ में चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आज के फैक्ट मैंने इतने सारे बताए, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, सारी बातें आप लोगों को समझ में आया। तो आज का सेशंस हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीक में जो सेशंस होगा उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी बनते हैं वो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। और बाकी आप लोग लुशियन से प्रैक्टिस करते रहेगा। अब आपसे जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको मजा आएगा, करके देखना, आपसे मजा आएगा, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलेगा, आज का सेशंस मैं यहीं पे एंड अप करता हूँ। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।